फ्रेंड्स, एक्सीलेंट विजन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग ब्रिक चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बारे में। उसके आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में गुड क्वालिटी ब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी गुड क्वालिटी ब्रिक की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक, यानी चैप्टर आपका चल रहा था ब्रिक, उसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे गुड क्वालिटी ब्रिक की विशेषताओं के बारे में। तो गुड क्वालिटी ब्रिक मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली ब्रिक की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में ही आज हम लोग जानेंगे। तो गुड क्वालिटी ब्रिक की विशेषताएं क्या होंगी? तो जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होगी उस ब्रिक का जो शेप और साइज होगा वो यूनिफॉर्म और रेगुलर होगा, यानी जो उस ब्रिक का कलर होगा यूनिफॉर्म कलर होगा और जो शेप और साइज होंगे वो रेगुलर होंगे। यानी अच्छी क्वालिटी ब्रिक की विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो उसका कलर जो होगा यूनिफॉर्म होगा, यानी उसका कलर यूनिफॉर्म होने का मतलब रेड या चेरी कलर का होगा, और जो शेप और साइज होगा वो रेगुलर शेप और साइज का होगा, और जो उसके शार्प जो एज होंगे यानी किनारे होंगे वो शार्प होंगे। और उसकी विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो ये तीसरी विशेषता के बारे में बात किया जाए तो जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है उसको ये दो ब्रिक को लेकर आपस में टकराया जाए तो टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए वो मेटेलिक साउंड होना चाहिए, यानी मीठी आवाज होनी चाहिए, धात्विक आवाज होनी चाहिए। जो गुड क्वालिटी ब्रिक, यदि गुड क्वालिटी ब्रिक दो ब्रिक को लेकर आपस में टकराया जाए तो उसका जो ध्वनि हो वो मेटेलिक साउंड आना चाहिए। और इस चौथी विशेषता की बात की जाए तो जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है उस पर यदि नेल से खुरचा जाए तो उस ब्रिक पर नेल के निशान नहीं बनने चाहिए, यानी यदि नाखून से उस ब्रिक पर खुरचा जाए तो उस ब्रिक पर नाखून के निशान नहीं बनने चाहिए। और जो मेन विशेषता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मेन विशेषता क्या है, जो बार बार पूछा जाता है कि जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 7.5 न्यूटन पर mm² से अधिक होनी चाहिए। यानी जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए। यदि बात की जाए गुड क्वालिटी ब्रिक की विशेषताओं यानी गुड के बारे में, तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिक को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक है बर्न ब्रिक और दूसरी है अनबर्न ब्रिक। यानी बर्न ब्रिक मतलब जो भट्ठों में जलाकर बनाई जाती है, और अनबर्न का मतलब जो नेचुरल विधियों द्वारा, नेचुरल मेथड के द्वारा बन किया जाता है, जैसे सन ड्राइड, उसको हम सन ड्राइड ब्रिक भी कह सकते हैं। सन ड्राइड का मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा सूखती है या वायुमंडल के संपर्क में आकर हवा धूप इत्यादि के द्वारा जो ब्रिक सूखती है उसे हम लोग अनबर्न ब्रिक कहते हैं। तो जो क्वालिटी गुड क्वालिटी ब्रिक की होगी वही क्वालिटी जो हम लोग बर्न ब्रिक को क्लासिफाई करेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक के ब्रिक में। तो जो क्वालिटी सेकंड क्लास ब्रिक की होगी वही क्वालिटी गुड क्वालिटी ब्रिक की होती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 7.5 न्यूटन पर mm² से अधिक होनी चाहिए। और इसके वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया जाए तो यदि बात की जाए गुड क्वालिटी ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो गुड क्वालिटी ब्रिक का जो टोटल ड्राई वेट होता है, यदि उस ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में डुबोया जाए
तो जो उस ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उस ब्रिक के टोटल ड्राई वेट के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी यदि वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छी क्वालिटी ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, तो 20% होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो फिर से सुन लीजिएगा, जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है उसको यदि 24 घंटे के लिए पानी में डुबोया जाए तो उस ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वह उस ब्रिक के टोटल ड्राई वेट के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं गुड क्वालिटी ब्रिक की। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए, शेप और साइज रेगुलर होना चाहिए, और जो दो ब्रिक को लेकर आपस में टकराया जाए तो मेटालिक साउंड उत्पन्न होना चाहिए। और यदि बात की जाए कि यदि उस पर नेल से रगड़ा जाए या खुरचा जाए तो उस पर नेल के निशान नहीं बनने चाहिए। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी अधिक होनी चाहिए। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 20% ऑफ टोटल ड्राई वेट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये थे आपकी गुड क्वालिटी ब्रिक की विशेषताएं। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक के बारे में। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। तो जैसा कि मैंने बताया था, ब्रिक को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है अनबर्न्ड ब्रिक और दूसरा है बर्न ब्रिक। अनबर्न्ड का मतलब जो भट्ठों में जलाया नहीं जाएगा, यानी हवा, पानी या सूर्य के प्रकाश के द्वारा, यानी इसको हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं सन ड्राइड ब्रिक। और बर्न का मतलब जो भट्ठों में जलाकर बनाया जाता है उसे हम लोग बर्न ब्रिक कहते हैं। तो इस अनबर्न ब्रिक के बारे में हम लोगों को अध्ययन ही नहीं करना है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा सूखता है, तो नेचुरल मेथड के द्वारा सूखता है, तो उसके बारे में कोई अध्ययन ज़्यादा खास है नहीं। तो बर्न ब्रिक के बारे में बात की जाए तो इसको 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा है आपका सेकंड क्लास ब्रिक, तीसरा है आपका थर्ड क्लास ब्रिक और चौथा है आपका फोर्थ क्लास ब्रिक। यानी 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा है सेकंड क्लास ब्रिक, तीसरा है थर्ड क्लास ब्रिक और चौथा है फोर्थ क्लास ब्रिक। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में। तो यदि बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो जैसा का फर्स्ट क्लास ब्रिक से आप लोग समझ रहे होंगे कि इस ब्रिक की जो क्वालिटी होगी बहुत ही अच्छी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो गुड क्वालिटी ब्रिक होती है वो सेकंड क्लास की ब्रिक की क्वालिटी के बराबर उसकी क्वालिटी होती है। तो गुड क्वालिटी ब्रिक से भी इस ब्रिक की जो क्वालिटी होगी या विशेषता होगी वो अच्छी होगी। तो यदि बात की जाए फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है उसकी आपकी जो शेप और साइज होती है वो आपकी रेगुलर होती है, शेप और साइज रेगुलर होती है। और यदि बात की जाए उसके कि ग्राउंड माउंटेड होती है या टेबल माउंटेड, तो जैसा कि मैंने बताया था हैंड माउंटिंग 2 विधियों से किया जाता है, ग्राउंड माउंटिंग और टेबल माउंटिंग। उसमें हमने बताया था कि जो ग्राउंड माउंटेड ब्रिक होती है उसकी क्वालिटी टेबल माउंटेड ब्रिक से थोड़ी कम अच्छी होती है, यानी टेबल माउंटेड ब्रिक की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक आपके जो टेबल माउंटेड होते हैं, ये दूसरी विशेषता हो गई। शेप और साइज रेगुलर टेबल माउंटेड होते हैं। और तीसरी विशेषता यदि बात की जाए तो इसके जो एज होते हैं वो शार्प होते हैं। शार्प मतलब तीखे, यानी कोने कोने जो होते हैं वो तीखे होते हैं, शार्प होते हैं। और वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया जाए तो जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, यदि फर्स्ट क्लास ब्रिक को पानी में डुबाया जाए 24 घंटे के लिए और उसके वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में देखा जाए तो उसके टोटल ड्राई वेट के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
यानी उसके टोटल ड्राई वेट के 15% से वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया था कि गुड क्वालिटी ब्रिक से भी इसकी विशेषताएं अच्छी होंगी, यानी इसका 7.5 था तो इसका आपका जो होगा 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। यानी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। और जो लास्ट विशेषता है उसके बारे में यदि बात किया जाए तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है इसको जहाँ पर यूज़ किया आता है वहाँ पर प्लास्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि यदि फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज किया जा रहा है तो वहाँ पर प्लास्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी वह स्थिति जहाँ पर प्लास्टर करने की रिक्वायरमेंट न हो वहाँ पर फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण इसका यूज हम लोग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में भी करते हैं। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है गुड क्वालिटी ब्रिक की अपेक्षा। तो फिर से यदि बात कर ली जाए, शेप और साइज रेगुलर होता है, टेबल माउंटेड होते हैं, एज शार्प होती है और वाटर एब्जॉर्प्शन उसके टोटल ड्राई वेट के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। लोड बियरिंग जो स्ट्रक्चर में इसका यूज किया जा सकता है और जहाँ पर प्लास्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है। सर जो वाटर ऑब्जर्प्शन होना चाहिए वो 15% ऑफ टोटल ड्राई वेट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे सेकेंड क्लास ब्रिक के बारे में। तो आइए देख लेते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक। तो जैसा कि मैंने बताया था जो क्वालिटी गुड क्वालिटी ब्रिक की होती है वही आपकी सेकेंड क्लास ब्रिक की भी होती है। तो पहली क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो कलर आपका यूनिफॉर्म होता है, शेप और साइज रेगुलर होता है, लेकिन जो एज होते हैं थोड़ा कम शार्प होते हैं। और जो गुड क्वालिटी ब्रिक होती है वो ग्राउंड माउंटेड होती है, यानी सेकेंड क्लास ब्रिक जो होते हैं वो ग्राउंड माउंटेड होते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। कहीं कहीं पर ऑप्शन में 7 भी दे दिया जाता है तो इसको 7 भी कर सकते हैं, यानी 7 न्यूटन पर स्क्वायर या 7.5 न्यूटन पर स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी सेकंड क्लास ब्रिक की। और यदि वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की जाए तो टोटल ड्राई वेट के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि यूज के बारे में बात किया जाए तो सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर प्लास्टर करने की रिक्वायरमेंट होती है। यानी यदि सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज किया जा रहा है तो वहाँ पर प्लास्टर की आवश्यकता होती है। और इसका प्रयोग हम लोग इंटरमीडिएट वाल बनाने में भी करते हैं। इंटरमीडिएट वाल बनाने में सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज किया जाता है। तो ये हम लोगों ने अध्ययन किया फर्स्ट क्लास ब्रिक और सेकेंड क्लास ब्रिक के बारे में। तो यदि देखा जाए सेकेंड क्लास ब्रिक यानी गुड क्वालिटी ब्रिक, तो इसका अध्ययन इसका प्रयोग हम लोग सभी स्थानों पर हर जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है इसका ज़्यादातर प्रयोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, यानी जहाँ पर लोड ज़्यादा आता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अधिक होती है, यानी ज़्यादा होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेकंड क्लास ब्रिक की अपेक्षा। तो जो सेकंड क्लास ब्रिक होती है या गुड क्वालिटी ब्रिक होती है इसका प्रयोग लगभग सभी जगह किया जा सकता है। और जो ये आपके होते हैं ग्राउंड माउंटेड होते हैं, जबकि फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है वो टेबल माउंटेड होती है। इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में। आइए देखते हैं थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में। तो थर्ड क्लास ब्रिक की क्या क्वालिटी होती है आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो टेबल माउंटेड होती है और जो सेकंड क्लास ब्रिक होती है वो ग्राउंड माउंटेड होती है। इस बात की जाए थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में तो ये आपके क्लैंप या पजाव से प्राप्त होते हैं। क्लैंप या पजाव से प्राप्त होते हैं। ये भी आपके ग्राउंड माउंटेड ही होते हैं।
तो जैसा कि मैं बताया था कि जो क्लैंप या पजावा होते हैं उससे 50 से 60% जो ब्रिक होती है अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती है। तो बात की जाए थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में, तो क्लैंप या पजाव से प्राप्त होते हैं और ग्राउंड माउंटेड भी होते हैं। इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 या 5.5 न्यूटन पर mm² से अधिक होना चाहिए। यानी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थर्ड क्लास ब्रिक की होनी चाहिए वो 5 या 5.5 न्यूटन पर mm² से अधिक होनी चाहिए। कभी कभी ऑप्शन में 5 दिया होता है, कभी कभी 5.5 दिया होता है, तो दोनों सही होंगे आपके 5 या 5.5। और इसके यदि वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया जाए तो जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो आपका, जैसा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन था वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 इसमें भी बढ़ा देंगे, यानी इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 25% ऑफ टोटल ड्राई वेट। यानी यदि इसको 24 घंटे के लिए पानी में डुबाया जाए तो जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उस ब्रिक के टोटल ड्राई वेट के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो ब्रिक होती है आपकी अंडर बर्न होती है, यानी पूरी तरह से पकी हुई नहीं होती है, यानी पूरी तरह से जली हुई नहीं होती है, अंडर बर्न आपकी ये ब्रिक होती है। तो ये आपका था थर्ड क्लास ब्रिक। और जो इसके शेप और साइज होते हैं आपके इरेगुलर होते हैं। शेप और साइज के बारे में बात किया जाए ये आपके इरेगुलर होते हैं। और यदि फोर्थ क्लास ब्रिक के बारे में बात की जाए तो ये बात की जाए फोर्थ क्लास ब्रिक की, तो ये आपके ओवरबर्न होते हैं। ओवरबर्न का मतलब बहुत अधिक जली हुई ईंटें होती हैं। तो जब बहुत अधिक जली हुई ईंटें होंगी तो जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो सबसे कम होगा। यानी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन होती है उससे कम फोर्थ क्लास ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो होगा वो 15% से कम ही होगा। यानी यदि इसका वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की जाए तो इस क्लास के ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन से कम होता है। और चूंकि ओवरबर्न है तो ज़्यादा मजबूत होगी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक से अधिक होती है। यानी फर्स्ट क्लास का 10 न्यूटन पर mm² था, इसका आपका 10 से ज़्यादा होगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक से अधिक और वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक से कम ओवरबर्न होती है। तो चूंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है और ओवरबर्न होता है तो इसका प्रयोग हम लोग फ्लोरिंग में या फिर एग्रीगेट के रूप में, क्योंकि इस ईंट को हम लोग चिनाई में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ओवरबर्न होती हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग फाउंडेशन में, एग्रीगेट के रूप में और फ्लोरिंग में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यानी मेन रूप से एग्रीगेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो ये आपकी थी फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक, जो आपकी बर्न क्लास ब्रिक को क्लासीफाई किया गया था 4 भागों में, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन बर्न ब्रिक जो होती है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक जो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन बर्न ब्रिक on the basis of compressive strength। यानी जो कॉमन बर्न ब्रिक होती है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर क्लासिफाई तो किया गया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि किस आईएस कोड के अनुसार इसको क्लासिफाई किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1077
1992 यानी IS कोड 10771992। इसका मतलब क्या है, 1992 जो होता है वो सन है आपका, और 1077 जो है इसके अंतर्गत इसको क्लासिफाई किया गया है। इसको एक और नाम देते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड 3102। यानी या तो ऑप्शन में ये दिया होगा या तो ऑप्शन में ये दिया होगा। तो यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कॉमन ब्रांड ब्रिक को किस IS कोड के अनुसार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, तो आंसर आपका होगा IS 10771992 या IS 3102 यानी IS 1077/1992, IS 3102 के अनुसार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर कॉमन ब्रांड ब्रिक को क्लासिफाई किया गया है। तो आइए देखते हैं कितने ग्रेड में क्लासिफाई किया गया है और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो उस ग्रेड की भिन्न भिन्न ग्रेड की जो ब्रिक होगी उसकी कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, आइए इसके बारे में देखेंगे। तो एक तरफ आपका है ग्रेड और एक तरफ है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन, यानी जो इधर हम रीडिंग लिखेंगे उससे कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका ग्रेड है 35, यानी क्लास 35, ग्रेड 35 आपका। इसकी यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो 35 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। यानी ग्रेड 35 की जो ब्रिक होती है उसका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। कभी कभी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे न्यूटन पर mm² को किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो चूंकि 1 किलोग्राम में 10 न्यूटन होते हैं, तो 1 न्यूटन में आपका हो जाएगा 1/10 kg। और यहाँ पर आपका है 35 न्यूटन पर mm²। इसको यदि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें, न्यूटन को केजी में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 35/10 kg पर mm², और mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 35/10 गुणे आपका हो जाएगा 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है, ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 10 × 10 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आएगा 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 35 न्यूटन पर mm² में कितने होंगे, 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए ग्रेड 35 ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके बाद दूसरा है आपका ग्रेड 30, तो इसका आपका 30 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है आपका 25, तो इसका 25 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है 20, तो इसका 20 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है 17.5, इसका 17.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है आपका छठा आपका 15, इसका 15 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद 7वां है 12.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद 8वां है 10, इसका 10 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। 9वां है आपका 7.5, इसका 7.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। और 10वां है आपका 5, 11वां है 3.5, तो इसका 5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। इसका 3.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। यानी कितने ग्रेड में क्लासिफाई किया गया है, तो 11 ग्रेड में क्लासिफाई किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि IS कोड 10771992 या IS कोड 3102 के अनुसार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर ब्रिक को कितने ग्रेडों में क्लासिफाई किया गया है, तो आंसर आपका होगा 11 ग्रेड में क्लासिफाई किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इतने IS कोड के अनुसार जो ग्रेड है वो मिनिमम उस ग्रेड के अनुसार, उस क्लासिफिकेशन के अनुसार उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 3.5 न्यूटन पर mm²। और यदि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ ली जाए तो 35 न्यूटन पर mm²। ये तो आपको अपने आप ही दिखाई दे रहा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैक्सिमम आपका 35 न्यूटन पर mm² और मिनिमम आपका 3.5 न्यूटन पर mm²। तो दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं
पहला आपका बनेगा कि IS कोड इतने इतने के अनुसार जो क्लासिफाई किया गया है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैक्सिमम की बात की जाए तो 35 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है आपका, नोट पॉइंट ये है आपका कि ये जो लास्ट के 3 ग्रेड की ब्रिक है, ये जो लास्ट की 3 ग्रेड की ब्रिक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन ब्रिक। इसी का यूज जनरली किया जाता है, इन्हीं 3 ग्रेड वाली ब्रिक का यूज चलने किया जाता है, कॉमन ब्रिक कहा जाता है इसको, इसी का यूज जनरली किया जाता है। तो जो IS कोड है, अभी हम लोग ब्रिक की टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्रिक की टेस्टिंग होती है IS 3495 के अनुसार की जाती है, यानी IS 3495 के अनुसार टेस्टिंग की जाती है। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्लासिफाई किया गया है। पार्ट 1 के अनुसार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग किया जाता है, पार्ट 2 के अनुसार आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाता है, और पार्ट 3 के अनुसार इंश्योरेंस यानी उत्खनन परीक्षण किया जाता है। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में IS कोड ने इस ग्रेड के ब्रिक के वाटर एब्जॉर्प्शन के अनुसार कुछ नोट पॉइंट बताया है। तो उसने जो IS कोड ने बताया है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, नोट पॉइंट है आपका तो जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने बताया था वाटर एब्जॉर्प्शन जो टेस्ट होता है IS 3495 पार्ट 2 के अनुसार होता है। तो इसी के अनुसार बताया है IS कोड ने, IS 3495 पार्ट 2 के अनुसार। तो IS 3495 पार्ट 2 के अनुसार IS कोड ने बताया है कि जो 12.5 ग्रेड के नीचे की ब्रिक है, 12.5 ग्रेड तक की जो ब्रिक है, उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उस ब्रिक के टोटल वेट के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 12.5 ग्रेड तक की जो ब्रिक है उनका वाटर एब्जॉर्प्शन उनके टोटल ड्राई वेट के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यदि बात किया जाए कि जो 12.5 ग्रेड के ऊपर की ब्रिक है, उनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो 15% टोटल ड्राई वेट से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी यही नोट पॉइंट आपका था कि IS 3495 पार्ट 2 के अनुसार 12.5 ग्रेड तक की ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो 12.5 ग्रेड से ऊपर होगा उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यही आपका नोट पॉइंट था। और दो मैंने पॉइंट बताए ही थे कि इन्हीं 3 ग्रेड का जनरली यूज किया जाता है, और जो आपका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा, और जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। और एक नोट पॉइंट और है कि जो IS कोड है आपका जो 1077 है और 3102 है, इसने प्रत्येक ग्रेड की ब्रिक को क्या किया है, सब क्लास A और B में डिवाइड किया है। सब क्लास A और सब क्लास B में डिवाइड किया गया है। तो सब क्लास A और सब क्लास B का मतलब क्या है? IS कोड ने बताया कि जो सब क्लास A की ब्रिक होगी उसकी सरफेस स्मूथ और जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर शेप वाली ब्रिक होगी। यानी सब क्लास A की जो क्वालिटी होगी वो कौन सी क्वालिटी ब्रिक में पाई जाएगी? तो जो सब क्लास A की ब्रिक होगी उसका जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा, रेक्टेंगुलर शेप वाली होगी, शार्प एज वाली होगी वो आपकी ब्रिक सब क्लास A की। और इसके विपरीत आपका सब क्लास B वाला जो ब्रिक होगा उसकी क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो जो सरफेस होगी थोड़ा सा रफ होगी, शार्प एज वाली थोड़ा कम शार्प होगा। यही सब क्लास A और B में अंतर है। तो A आपका था
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर कॉमन बॉन्ड ब्रिक को कितने ग्रेड में क्लासिफाई किया गया है और प्रत्येक ग्रेड की एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया। तो ये आपका था, हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया कि ब्रिक को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, तो उसमें कितने ग्रेड में क्लासिफाई किया गया है और प्रत्येक ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद आइए दो नोट पॉइंट और है, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहला आपका है कि जो IS कोड 1077 है, उसके अनुसार जो मॉड्यूलर ब्रिक होती है दो साइज में आती है। पहला आपका साइज है 19x9x9 सेंटीमीटर और दूसरा साइज है आपका 19x9x4 सेंटीमीटर। ये आपका साइज मैंने एक्सट्रूडेड ब्रिक में बताया होगा 19x9x4 सेंटीमीटर। और मॉड्यूलर ब्रिक का जो आपका IS कोड 1077 के अनुसार दो साइज में आते हैं 19x9x9 सेंटीमीटर और 19x9x4 सेंटीमीटर, ये आपके दो साइज में आते हैं। और यदि नॉमिनल साइज की बात की जाए तो सबसे पहले लेक्चर में हमने बताया था नॉमिनल साइज आपके 20x10x10 सेंटीमीटर होती है। और दूसरा नोट पॉइंट है, इसी कोड के अनुसार IS कोड 1077 के अनुसार जो नॉन मॉड्यूलर ब्रिक होती है इसको हम लोग ट्रेडिशनल ब्रिक भी कहते हैं। वो आपकी भी दो साइज में आती है। पहला साइज है आपका 23x11x7 सेंटीमीटर। कभी कभी पेपर में आ जाता है आपका 230x114x76 mm। तो या तो ए दिया होगा या तो ये दिया होगा। और दूसरी साइज जो होती है आपकी 23x11x3 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लोग 190x90x90 mm लिख सकते हैं, इसको 190x90x40 mm लिख सकते हैं। इसको टाइम से थोड़ा चेंज हो जाता है, कभी कभी 230x114x76 mm या 23x11x7 सेंटीमीटर, या और दूसरी साइज जो होती है 23x11x30 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपका था। इस लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक और IS कोड के अनुसार जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर ब्रिक को क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और कुछ नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन हैं, पूछा जा सकता है मॉड्यूलर ब्रिक की साइज को क्या होगी, या तो ये ऑप्शन में या तो ये ऑप्शन में होगा। नॉमिनल साइज भी पूछा सकता है 20x10x10 सेंटीमीटर। और नॉन मॉड्यूलर या ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज भी पूछी जा सकती है 23x11x7 23x11x3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से कुछ नोट पॉइंट के बारे में भी अध्ययन किया और यह भी देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, यानी कुछ स्पेशल टाइप की ब्रिक होती है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अध्ययन करेंगे टेस्टिंग ऑफ ब्रिक के बारे में। तो इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइम। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।